हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ऑफिस के द्वारा फॉर्मेलिटीज़ निभाया जाएगा, क्या क्या चेक किया जाएगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमको एकदम ज़रूरी मस्ट है हमारे पास रहना, नहीं तो हमको वापस अपने होम टाउन भेज दिया जाएगा फिर से वो डॉक्यूमेंट लाने के लिए। ठीक है। और आज मैंने जो हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है कुछ टाइम उससे बात की, और कुछ कुछ वो मेरे को नॉलेज दी, मतलब मिला है मैं उनसे। तो कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ शेयर करें ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कुछ भी दिक्कत ना हो। ठीक है। और मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें वो फॉर्मेलिटीज़ पूरा लिखा हुआ है कि क्या क्या चाहिए और किस फॉर्मेट में चाहिए और कैसे चाहिए। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करना। ठीक है। और जो भी नए हो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी छोटा छोटा इशू है तो आप मेरे को कमेंट करो, व्हाट्सअप करो। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में टोटल डिटेल देने का। ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का रहता है कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा। तो देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका डिवीज़न कराएगा या डिविजनल यूनिट कराएगा। ठीक है। उसमें कौन कराएगा, तो वहाँ अपॉइंटिंग ऑथोरिटी रहता है। वो आपके डिविजनल हेड के द्वारा चूज़ किया जाता है। कभी कभी वो पीए भी रहते हैं, या कभी कभी पीए से जो सुपरवाइज़र के पोस्ट पे रहते हैं वो भी रहते हैं। वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है। और सबसे पहला जो चीज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपका देखा जाएगा वो है नेम ऑफ कैंडिडेट। उनका कहना है कि एक डोजियर भेजा जाता है ऑफिस के पास, जो सर्कल ऑफिस दिल्ली से मंगवाता है, और उसके बाद रीजनल ऑफिस जो हमारा डिवीज़न है उसको देता है। उसमें जो जो चीज़ आपने फिल करा है वो सब वो लोग उसी बेसिस पे आपका चेक करते हैं। तो उनका कहना है कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम filled in the application form should be as per matriculation certificate। ठीक है। मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया है या आप उसमें जो भी फिल किया है वो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे होना चाहिए। इन केस ऑफ माइनर वेरिएशन, अगर कुछ भी माइनर वेरिएशन है तो जेन्यूनेस चेक करने के लिए आपको अपना जेन्यूनेस दिखाने के लिए आपको एफिडेविट करवा के लाना होगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोल रखा है कि अगर आपको आपके फादर या मदर नेम में दो तीन डॉक्यूमेंट में कुछ एक आध में अलग है, या स्पेस लग गया, या ए छूट गया, या कुछ भी छूट गया, तो आप अभी ही एफिडेविट करवा के रख लो ताकि आपको उस टाइम फिर से घर ना जाना पड़े एफिडेविट के लिए। ठीक है। और ये अपना जो एसएससी के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ही लिखा हुआ है कि अगर कुछ माइनर मिस्टेक है तो आपको अप्रोप्रिएट एफिडेविट करवा के लाना है। ठीक है। ताकि आपका जेन्यूनेस उसको पता चले। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, देखो मेन चीज जहां तुम्हारा रिजेक्शन होने का चांस है, डेट ऑफ बर्थ जो तुमने फिल किया है वो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। अगर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ये डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होगा तो आपका आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस जगह तुम रिजेक्ट हो सकते हो, इसलिए आप अब ध्यान करना कि आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और फॉर्म में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होना चाहिए। तीसरा है, क्या आपका जो क्रूशियल, जैसे बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि भैया मेरा जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट पब्लिश हो गया लेकिन जो हमको हार्ड कॉपी मिलता है उसमें जो डेट है वो आफ्टर क्रूशियल डेट का है, तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे क्या। तो उसका ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एज ऑन क्रूशियल डेट होना चाहिए। द रिजल्ट ऑफ रिक्विसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इन द बाय द स्पेसिफिक डेट। मतलब जो डेट है उससे पहले, अगर क्रूशियल डेट के पहले से आपका रिजल्ट भी इशू हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी रिजेक्टेड। अगर आपका रिजल्ट जो है वो आफ्टर क्रूशियल डेट पब्लिश हुआ है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दो चीज़ से आप रिजेक्ट हो सकते हो, एक तो पहला अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैट्रिक से नहीं फिल कर मैच करेगा तो वहाँ रिजेक्ट हो जाओगे। दूसरा, अगर आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट के पास का नहीं होगा तो आप वहाँ पे रिजेक्ट होने का आपका चांस है। अगर चौथा लाइन है कि अगर कोई
डिस्टेंस कोर्स से ग्रेजुएशन किया है या कोई डिग्री लिया है इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन का, तो उनका क्या चेक किया जाएगा कि वो जो यूनिवर्सिटी है या ओपन यूनिवर्सिटी है या डिस्टेंस कोर्स वाला है, उनको उनके यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला है या नहीं, या मान्यता मिला है या नहीं, ये चेक किया जाएगा। ठीक है। अब 5वां पॉइंट है एज रिलैक्सेशन। बहुत लोग जो एज रिलैक्सेशन लिए या फिर जो SC ST OBC कैंडिडेट है या ESM कैंडिडेट है या EWS कैंडिडेट है, वो जो सर्टिफिकेट या प्रोड्यूस करेगा वो उसका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके ही साइन से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OBC जो कैंडिडेट है उनका जो है क्रीमी लेयर जो है वो स्ट्रिक्टली देखा जाएगा कि क्रीमी लेयर में वो आता है या नहीं है। अगर क्रीमी लेयर में आता है तो उसको क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, अलग से नहीं। OBC सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है कि वो नॉन क्रीमी लेयर का है या क्रीमी लेयर का है। ठीक है। एक फीमेल से रिलेटेड है कि अगर फीमेल शादीशुदा नहीं है तो OBC सर्टिफिकेट में जो इशू होगा उसमें डॉटर ऑफ अपने फादर का नाम होना चाहिए कि डॉटर ऑफ योर फादर्स नेम, तो फादर्स नेम रहेगा तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। इन केस ऑफ एनी इशू, अगर कुछ भी SC ST OBC सर्टिफिकेट में कुछ भी इशू आता है तो DOPT का एक ये है ऑर्डर है वो जो कि 8/10/2015 को इशू किया गया है, उसके थ्रू फॉलो होगा अगर कुछ भी SC ST OBC सर्टिफिकेट में इशू आता है तो। ठीक है। इन केस ऑफ EWS सर्टिफिकेट, देखो EWS जो आप प्रोड्यूस करोगे वहाँ, तो उसके लिए बोला गया है क्या कि उसके पास क्या होना चाहिए? इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। ठीक है। इनकम एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। जैसे बहुत लोगों का ये पूछना है कि भैया मेरा जो है सर्टिफिकेट अप्रैल में बना है या मई में बना है या जून में बना है, तो उससे मतलब नहीं है, वो पूरा फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा अगर आपका। ठीक है। आप ये मत सोचना कि मेरा क्रूशियल डेट अगस्त में था तो आपने सितंबर में बनाया तो वहां से आपका रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं। वो फुल देखेगा क्या 2022-23 का आपका इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो कि किस बेसिस पे बना चाहिए, वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का होना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी DOPT का जो नोटिस जारी किया गया था वो 31/1/2019 का जारी किया गया था। ठीक है। अब ये हो गया। अब एक्स सर्विसमैन के बारे में कुछ बात करते हैं क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर एक्स सर्विसमैन में बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो क्या कहा गया है स्टिपुलेटेड टाइम पे। ठीक है। इन केस ऑफ ESM मतलब एक्स सर्विसमैन द स्टेटस ऑफ एक्स सर्विसमैन मस्ट बी एक्वायर्ड विदिन द स्टिपुलेटेड ईयर। ठीक है। मतलब आपका जो क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का, मतलब मान लो CGL 2022 का जो क्लोजिंग डेट है उसके 1 ईयर के अंदर आपका जो है एक्स सर्विसमैन वाला जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, तभी आपको वैलिड होंगे। ठीक है। और जैसे बहुत लोग ऐसा होते हैं कि पहले से इसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट इन ग्रुप C और ग्रुप D post on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-servicemen must be dealt as per instruction। उसका भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कि जो नोटिस जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको चेक किया जाएगा। अब PWD कैंडिडेट का है इन केस ऑफ कैंडिडेट विद इन बेंचमार्क, यानी कि PWD कैंडिडेट जिसको मतलब डिसेबिलिटी है, उसका जो है PWD सब कैटेगरी जो है OH VH जो भी है इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज एज पर द सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अगर जो भी सर्टिफिकेट आप दोगे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। अगर ये इशू नहीं होगा फेलिंग विच देयर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल, तो कैंसिल कर दिया जाएगा। नो चेंज ऑफ PWD सब कैटेगरी इज अलाउड एज प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आप पहले कुछ और थे और आपके पास सर्टिफिकेट कुछ और का है तो वो आपका चेंज करने के लिए नहीं है, यहाँ पे भी आप रिजेक्ट कर दिया जाओगे। इट मे बी नोटेड दैट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सच एज OA OL BL DW SLD
as indicated in the notification issued by Department Empowerment of Person with Disabilities, ठीक है, should be clearly mentioned by the competent authority issuing the certificate. It should be checked whether the post is identified suitable for the disability of the candidate as per notice of the examination. तो सारा कुछ चेक किया जाएगा। वैसे ये PDF अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप करना, ठीक है। चलो, in case of PWD candidate, it must also be checked whether the facility of compensatory time, जो आप लोगों ने टाइम लिया है, has been availed as per list enclosed, मतलब वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आपने टाइम लिया है क्या। मान लो आपको टाइम देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया है। इफ अवेल इट मस्ट बी चेक्ड एंड वेदर द फैसिलिटी ऑफ कॉम्पेंसेटरी टाइम हैज बीन अवेल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन मेंशन इन द नोटिस। ये सब चेक किया जाएगा, इसलिए आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। वहाँ पे सब सारा चीज़ उन लोगों के पास पहले से ही पहुंचा रहता है, एक डाटा दिया रहता है कि आपको ये चेक करना है। अगर ये सब मौजूद नहीं है किसी के पास तो आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग वो चेक किया जाएगा, जो कि आपका एडमिशन सर्टिफिकेट में लिया गया है, कब, जब आप एग्ज़ाम दिए थे, वो सब चेक किया जाएगा। फोटोग्राफ जो आपका मतलब कैप्चर किया गया है कंप्यूटर बेस्ड या स्किल टेस्ट में या डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो भी चेक किया गया वो सब वहाँ पे चेक किया जाएगा कि आप ही हो कि नहीं। अगर इसमें लेफ्ट हैंड थंब में या फिर और किसी चीज़ में अगर आप सस्पिशियस पाए जाओगे तो आपका जो है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब CFSL और या उसके वहाँ पे आपके जांच के लिए आपको भेजा जाएगा, ठीक है। ये हो गया। मतलब अपॉइंटिंग ऑथोरिटी आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट या एजुकेशनल सर्टिफिकेट या कास्ट कैटेगरी PWD कुछ भी, कि अगर उसको ऐसा लगता है कि ये गलत है, ठीक है, डॉक्यूमेंट, तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और किसी भी स्टेज पे अगर उनको लगता है कि गलत है तो आपका कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप फॉल्स कुछ प्रोड्यूस करोगे और उनको लगेगा कि आपके जगह कोई और एग्जाम दिया है तो वहाँ पे आपको वहीं पे आपको निकाल दिया जाएगा। हाउएवर द कैंडिडेट में बी गिवन, और अगर आप जेन्युइन हो तो आपको 2 से 3 वीक दिया जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करो वहाँ पे, तो फिर वो डिसीजन लेंगे कि हाँ इनको ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। In addition of pre-appointing formalities such as character and antecedent verification and medical examination etc. of the candidate may also be completed, वो सारा चीज किया जाएगा as per the extent rule, ठीक है। Extension of time of joining, the extension जो लोगे the post out if any by the candidate, the same may be considered in accordance with the guidelines, उसका जो भी आप extension लोगे उसका भी guidelines है, उसको वो follow करेगा, ठीक है। If any candidate declines the offer of appointment, मतलब आप अगर अपॉइंटमेंट को डिक्लाइन करोगे, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर गया तो आप बोलोगे कि नहीं आएंगे, और रिपोर्ट और ड्यूटी और देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम और हर गिवन आफ्टर रिमाइंडर, मतलब जैसे बहुत लोग होता है ना कि एक लेटर भेजा नहीं गए किसी वो कारणवश, तो फिर आपको रिमाइंडर दिया जाएगा कि आप जल्दी से आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। अगर उस टाइम भी अगर आप नहीं आते हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा, आपको मे बी इन्फॉर्म, और रद्द करने के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और जो आपका डोजियर है वो रिटर्न कर दिया जाएगा कमीशन को, ठीक है, ताकि आपका जो अपॉइंटमेंट रद्द हो जाए। और देखते हैं और कुछ भी है, तो ये तो हो गया। इफ एनी कैंडिडेट फेल्स इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिज और हर कैंडिडेचर शैल बी कैंसिल बाय द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, ठीक है। और ये हो गया। अब लोगों को पूछना है कि भाई कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। देखो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट और 10th और 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको अगर मिलता है तो वो, या बोर्ड सर्टिफिकेट कुछ रहेगा तो वो लेके जाना, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो बहुत लोग बोल रहे हैं SLC, वो नहीं मांगता है, ठीक है, उतना उसका ज़रूरी नहीं है। अगर क्या कहता है ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है, या देखो होता क्या है कि 12th का जो SLC है ना वो ग्रेजुएशन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें लगता है, ठीक है। अब अगर ग्रेजुएशन पास हो तो आपका जो SLC है
वो फिर आप एमए करोगे या कुछ और करोगे तो वहाँ लगता है, ठीक है। तो क्या चाहिए, 10th का और 12th का मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ठीक है। या आपके पास ग्रेजुएशन का जो पूरा लास्ट ईयर में एक तीनों साल का रहता है ना एक साथ रिजल्ट, वो है, वो भी चलेगा। प्रोविजनल है वो भी चलेगा। मैंने जैसे पूछा भी कि मैडम अगर किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चलेगा क्या, तो बोली हाँ वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोगों का ये इशू है कि प्रोविजनल चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या कोई इशू हो जाएगा क्या, तो उससे डरना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही भेजा जाएगा, और उसमें लिखा रहेगा कि गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना। अभी अपने मन से पुलिस वाला मत बनवाना क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उधर भेजता है, उसमें ही साइन करवाने का रहता है, तो वो आप करवा के लाना। जो भी कास्ट से बिलोंग करता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, ठीक है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। और जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करता है एंड सेलेक्टेड अगेंस्ट वैकेंसी, जो अपने वैकेंसी से ही सेलेक्ट हुआ है, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो मिलिट्री है वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट है तो वो लेके आना। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हाँ आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अभी हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना है, ठीक है। बहुत लोग इस बारे में भी हम पूछे क्योंकि बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे कि भाई मैंने 2 साल पहले कोई नौकरी बैंक में कर रहा था वो छोड़ रखा हूँ, तो वो भी मैंने वहां से पूछा। तो उन लोगों का यही कहना है कि जो अभी फिलहाल जब आपका ये रनिंग हो रहा है, मतलब जब आप जॉब कर रहे हो और तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए हो तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, ये सब चाहिए। इसका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लिखा रहेगा कि इसका कितना जीरोक्स करा के लाना है, ठीक है। पैन कार्ड चाहिए। अब बहुत लोगों के पास मैंने ये भी पूछे कि मैडम बहुत लोगों के पास अभी आधार कार्ड मान लो नहीं है, वो बनने के लिए दिया है, या पैन कार्ड नहीं है वो बनने के लिए दिया है, तो उनका यही कहना है कि देखो वो एक फिर उनसे एक जो प्रोसेस चल रहा है आधार कार्ड का, उसका भी अगर कुछ उनको प्रूफ दिखाएंगे तो वो कुछ दिनों के लिए दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज पैन कार्ड के लिए भी यही बोले कि पैन कार्ड बनने के लिए दिया है तो उसका कुछ प्रोसेस का सर्टिफिकेट होगा, वो उनको दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैन कार्ड अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन पैन कार्ड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एनपीएस का फॉर्म फिल करोगे उसके लिए तो पैन कार्ड एकदम मस्ट है, वही बोल रही थी मैडम। और आप जो अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है, जिसमें आपका सैलरी आया उसमें तो पैन कार्ड मस्ट है, तो फिर आपका अकाउंट सैलरी कैसे ओपन होगा, क्योंकि पैन कार्ड नहीं रहने से अकाउंट सैलरी ओपन होना मुश्किल है, ठीक है। तो इतना चीज चाहिए। साथ में आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेटर आएगा तो उसमें सब कुछ लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग ओबीसी हैं, उनका कहना है कि उनका जो सर्टिफिकेट है आफ्टर क्रूशियल डेट का है, तो मैडम से मैंने पूछा तो वो उनका 2 तरह से वो बोली। लेकिन आप जानो कि अभी जो हमारे पास एसएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि आपका 180 डेज बाद तक भी अगर आपका ये रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद भी। लेकिन वो बोली क्या कि उसके बाद अगर ज़्यादा इशू रहेगा, ज़्यादा टाइम का रहेगा तो हम लोग बात करेंगे और अथॉरिटी से, अगर वो यस बोल देंगे लेने के लिए तो हम लोग ले लेंगे। और एक बात है, बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि कितना पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है। मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरे को पता है वो 3 साल पहले तक का लगता है जो, ठीक है। और एससी सर्टिफिकेट तो ऐसा कोई बताया कि एससी सर्टिफिकेट बार बार नहीं बनता है, तो इसलिए आप देख लेना क्या है। और जो भी है आपका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिस लेवल पे बनता है उस लेवल का होना चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप मैडम यही बोली कि देखो उन लोगों को बोलना घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उनको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। डरने की कुछ भी नहीं है, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे, पूरा हेल्पफुल रहेंगे, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें जानना है तो आप मेरे को आगे बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नए हो जरूर सब्सक्राइब करना।